हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम कक्षा 12 के इंग्लिश के पोएट्री सेक्शन के चैप्टर 6 के सेंट्रल आइडिया के बारे में जानेंगे, जो कि बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और बोर्ड एग्जाम में यह 4 नंबर का पूछा जाता है और यह 2024 में कन्फर्म ही पूछा जाएगा। तो चलिए करते हैं हम एक नई वायरल वीडियो की शुरुआत। चैप्टर 6 अर्थात अध्याय 6 आंट जेनिफर टाइगर्स। आंट माने चाची, जेनिफर माने जेनिफर, बाग टाइगर्स मीन्स बाघ। चाची जेनिफर का बाग, जो कि बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके सेंट्रल आइडिया के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करने के लिए आए हुए हैं। हमने आपके लिए इस सेंट्रल आइडिया को बहुत ही कम शब्दों में और सरल भाषा में प्रस्तुत किया है, जो कि आपको पसंद आएगा। यह जो है एड्रियन रिच जी द्वारा लिखा गया है। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, कविता का केंद्रीय विचार। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज आंट जेनिफर टाइगर कंपोज्ड बाय एड्रियन रिच। कविता का केंद्रीय विचार एड्रियन रिच द्वारा रचित आंटी जेनिफर का टाइगर नामक पाठ से लिया गया है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम आंट जेनिफर टाइगर बाय एंड्रियन रिच इज हाउ द पावर ऑफ पैट्रियार्ची कंट्रोल्स वुमेन फ्रॉम बट नॉट दियर माइंड्स। यहाँ पे कवि जो हमारा एड्रियन रिची जो है बता रहे हैं, आंटी जेनिफर का टाइगर्स का केंद्रीय विचार यह है कि कैसे पितृसत्ता की शक्ति महिलाओं के रूपों में नियंत्रित करती है, लेकिन दिमाग को नहीं। द पोएम मेक्स दिस पॉइंट बाय रिप्रेजेंटिंग द विल्ड इंटरेस्टिंग पावरफुल टाइगर्स invaried by the Aunt Jennifer and contrasting them with Aunt Jennifer herself। यहाँ पर जो कवि है कहना चाह रहा है, कविता जंगली दिलचस्प शक्तिशाली बाघों का प्रतिनिधित्व करते हुए चाची जेनिफर द्वारा कसीदाकारी और स्वयं चाची जेनिफर के साथ उनकी तुलना करके इस बिंदु को बनाती है, इस बिंदु को क्रिएट करती है। She presents the fortune and final conclusion of the lady characterized as Aunt Jennifer, who passed her whole life under the foundation and responsibilities after her marriage। यहाँ पे जो हमारा कवि है यह बताना चाह रहा है, वह आंटी जेनिफर के रूप में चित्रित एक महिला के भाग्य और अंतिम निष्कर्ष को प्रस्तुत करती है। यहाँ पे कहने का मतलब है, जो आंटी जेनिफर के रूप में यहाँ पे उनको चित्रित किया गया है महिला को, उनके भाग्य और अंतिम निष्कर्ष को यहाँ पे प्रस्तुत करती है, जिसमें अपनी शादी के बाद की सीमाओं और जिम्मेदारियों के तहत अपना पूरा जीवन गुजार दिया। उन्होंने अपने शादी के बाद अपनी सीमाओं और जिम्मेदारियों के तहत, मतलब उनके जो ऊपर जो जिम्मेदारियां थी उसके अनुसार उन्होंने अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया, उसी में अपना सब कुछ रख दिया। She silently borne faced all pressure and exploitation for whole life. She waved some tiger's image which represent her internal desire and feelings, but actually she lived a weak and timid life। यहाँ पे जो हमारा कवि है वह हमको यह बताना चाह रहा है, वह जन्म से ही चुपचाप और तनाव और दबाव और शोषण को जीवन भर झेलती रही। वह जन्म से ही तनाव, दबाव और खुद के शोषण को वह हमेशा झेलती रही, उससे परेशान रही। वह कुछ बाघ की छवियों को बुनती है, वह कुछ बाघ की जो छवि है उसको अपने पुस्तक में चित्रित करने का प्रयास करती है। उसकी आंतरिक इच्छाओं और भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती है, मतलब जो टाइगर है उसको कॉपी पे चित्रित करती है, उसकी आंतरिक भावनाओं को वो भी चित्रित करती है और उसका प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन वास्तव में वह एक कमज़ोर और डरपोक जीवन व्यतीत कर रही है। उसको यह पता नहीं है कि वह वास्तव में एक कमज़ोर और डरपोक जीवन जीती जा रही है। Even after becoming old, she did not get free from household duties. Her husband, the uncle, made her wear a ring which was in her hand after her death, also which shown that he could not be free till then. A weakness and fear always remained stay in her heart.
यहाँ पे जो हमारा कवि हमको बताना चाह रहा है कि वृद्ध हो जाने पर भी वे गृहस्थी के कार्यों में मुक्त नहीं हुई, वह गृहस्थी के कार्यों में हमेशा फंसी रही। उसके पति चाचा ने उसे एक अंगूठी पहनाई जो उसकी मृत्यु के बाद भी उसके हाथ में थी। यहाँ पे जो उनके पति और चाचा थे, मतलब चाचा ने उनके पति द्वारा दिए गए अंगूठी को उनके हाथ में पहनाया, जो कि मृत्यु के बाद भी उनके साथ थे, जिससे पता चलता है कि वह तब तक मुक्त नहीं हो सकती थी। उसके दिल में हमेशा एक कमजोरी और डर बना रहता है। यहाँ पे जो हमारा कवि है बताना चाह रहा है कि उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी ऐसा उनको देखने पे ऐसा लग रहा था कि वो बहुत कमज़ोर हैं, वह डरी हुई सहमी हुई प्रतीत हो रही हैं और हमेशा तनावपूर्ण जिंदगी को व्यतीत कर रही हैं। पोएटिक ग्रेस अर्थात काव्य का सौंदर्य, अगर आप काव्य का सौंदर्य को लिखते हैं तो आपके 4 में से एक भी मार्क्स काटे नहीं जाते हैं। और यह काव्य का सौंदर्य आपके पैसेज में भी पूछा जाता है, जो कि 6 नंबर का होता है बोर्ड एग्जाम में। काव्य का सौंदर्य। What does the title of the poem suggest to you? Are you reminding of other poems on tigers? कविता का शीर्षक आपको क्या सुझाव देता है? क्या आप बाघ पर अन्य कविताएं याद दिला रही हैं? और यहाँ पे यूज फिगर ऑफ स्पीच, मतलब इसमें किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? सिमली एंड मेटाफर, उपमा और रूपक। सिमली मतलब उपमा और मेटाफर मतलब रूपक होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। यह बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप मेरे सारे वीडियो को देखते हैं तो आपका 4 नंबर फिक्स हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।